हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रेलवे की एक वैकेंसी के बारे में, जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी कही जाती है, जिसे अब लेवल 1 का संज्ञा दिया जाता है। तो लेवल 1 में आपकी बहुत सारी वैकेंसी आई है, जिसका सीईएन नंबर यानी रोजगार संख्या नंबर जो है वो कि 8/2024 है। तो 2024 के तहत यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सीटों की संख्या, सिलेक्शन प्रोसेस, वेतन, सैलरी, सारा डिटेल हम लोग जानेंगे। कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, क्या पढ़ना होगा, कहाँ से कितना सीट है, तमाम जानकारी, कब फॉर्म भराएगा और किसका फॉर्म भराएगा, कितना फीस लगेगा, फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया होगी, इसकी सारी डिटेल्स जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम लोग चलिए शुरू करते हैं वीडियो का जो भी आगे का हमारा सिस्टम है वो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा नोटिस जो निकला है वो आज के ही दिन का नोटिस है। जो हमारा इंडिकेटिव नोटिस आया था वो आया था 28/12/2024 को, और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो नोटिस का है वो 22 जनवरी 2025 को आना था, लेकिन यह 21 को ही आ गया है। और ये ओपनिंग डेट जो है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भराने का डेट जो है वो 23 जनवरी से शुरू होगा। 23 जनवरी 2025 से 23/1/2025 से आपका शुरू होने वाला है। और क्लोजिंग डेट जो होगा इसका, यानी 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक, यानी पूरे एक माह तक आपका भराएगा। तो पूरे एक माह तक अर्थात 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आपका फॉर्म भराएगा। और जो पेमेंट जो है, पेमेंट आपका 24 फरवरी तक पेमेंट आपका जारी रहेगा। और जो आपका मॉडिफिकेशन है, जो आप कुछ बदलाव अगर चाहें तो जो बदलाव आपको करना है तो वो 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक फॉर्म में बदलाव का डेट रहेगा। तो ये रहा आपका डेट के बारे में जानकारी कि कब फॉर्म भराना शुरू होगा। तो कल से आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाइए। और इसमें सीटों की संख्या और कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अब इसमें जो वैकेंसी है आपका वो 10वां लेवल का है, यानी जो भी मैट्रिक पास है वो सभी भर सकते हैं। जो जितने भी लोग 10वां पास हैं और जिनका उम्र 18 से 36 साल तक, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ जो इनिशियल पे आपका है वो आपका 18,000 दिखा रहा है। और आपको पता है कि 8वां पे कमीशन आपका लागू होने वाला है। तो 8वां पे कमीशन के बाद ये 18,000 ये बेसिक पे होता है। सैलरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये 18,000 इसमें क्यों लिखता है और आदमी को एक्चुअल में आखिर कितना मिलता है, वो भी हम लोग बात रखने वाले हैं। तो उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 36 साल तक के उम्र वाले भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपका है वो है 32,438। तो अभी 32,438 पदों के लिए। और इसमें एक खास बात इस नोटिफिकेशन में कि इस बार कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए 3 साल का एज में आपका छूट दिया गया है। पहले 18 से 33 हुआ करता था, 18 से 33, लेकिन अब 3 साल छूट देते हुए ये 33 को बढ़ा के 36 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि और भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन वगैरह भी है, देखते हैं इसका और बाकी का क्या सीन है। इसमें जो एज लिमिट की बात है, एज लिमिट आपका 1/1/2025 का आधार पर होगा। अर्थात 1 जनवरी 2025 को जिसका भी 18 वर्ष हो जा रहा है और जो मैट्रिक पास हैं वो भर सकते हैं। और मैक्सिमम का गणना भी 1/1/2025 के आधार पर ही इसका गणना होगा। तो ये डेट, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका जो इंटर में है और जिनका मैट्रिक का एग्जामिनेशन के बाद वो इंटर कर रहे हैं, तो उनका बहुत कोई का नहीं हो रहा है। तो यहाँ एज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपका जो रेफरेंस एज होगा उस रेफरेंस के लिए आप यूज करेंगे केवल 1/1/2025 वाले डेट का, वही आपका रेफरेंस होगा 1/1/2025। एज लिमिट के बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं। 18 से 33 तो पहले था, लेकिन आपका 18 से 36 तक अब हो गया है। और प्रत्येक जो ओबीसी, एसटी, एससी का छूट का भी बात है, तो जैसे ओबीसी का छूट आपका मिलता है 3 साल और एससी एसटी का छूट मिलता है आपका 5 साल। और बाकी एक सर्विसमैन का छूट का यहाँ बात किया गया है, जैसा अपने रिक्वायरमेंट का आधार पर आप देख सकते हैं। और यहाँ एक खास बात, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, अगर आप एज को जोड़ रहे हैं, लोअर एज लिमिट, तो आपका जन्म तिथि 1/1/2007, 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपका
फॉर्म भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है लोअर एज लिमिट का। और अपर एज लिमिट में जो यूआर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं, उनका जो 2/1/1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। और ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर होंगे उनका 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। और एसटी एससी का 2/1 यानी 2 जनवरी 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो नए बच्चों के लिए सबसे खास बात 1/1/2007 के पहले का जितना भी लोग हैं उनका फॉर्म भरने के लिए आपका बन जाएगा पूरी तरह से। देखते हैं हम लोग उसका अगला और भी क्या इसमें है। अब एज लिमिट के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ कितने प्रकार के पोस्ट हैं और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो जितने भी आपका पोस्ट है, जैसे आपका यहाँ आपका पोस्ट नंबर, आप नंबर के साथ पोस्ट नंबर 1 में आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, फिर आपका असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है, असिस्टेंट लोको से डीजल, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पीवे। तो ये सब उसके बाद और भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ आपका असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी पॉइंट्समैन बी और ट्रैक मेंटेनर 4। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन आपका सेम है। और वो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, वो क्वालिफिकेशन आपका है 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी गारंटेड बाय एनसीवीटी। कुल मिला के आपको फोकस इसमें करना है। अगर आप 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो और भी पोस्ट हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी आपका सेम है 10वां पास, यानी आपका अगर 10वां पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं बेझिझक, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले क्या था कि एक घोषणा आया था जिसमें था कि आईटीआई के बगैर ग्रुप डी का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप बेझिझक भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न से पहले इसका फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा उसका। इसका जो एग्जामिनेशन फी है वो आपका कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग लगता है। जैसे आपका जो कैटेगरी 2 आप देख रहे होंगे एग्जामिनेशन फी का जो 7.0 है, उसमें जो विकलांग है, जो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है, एसटी एससी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस नहीं, उनका लगेगा 250। और वो 250 भी आपका एग्जाम में बैठने पर वापस आ जाएगा। और उसके बाद जो बाकी जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका लगेगा आपका 500 और वो भी एग्जाम में बैठने पर आपका 400 वापस आ जाएगा। जो भी आप खाता देंगे या वहाँ खाता का डिटेल भी आपका रहेगा फॉर्म भरने टाइम, वो आपका पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे का इसका कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम का पैसा केवल उन्हीं लोग का आएगा जो कि वहाँ सीबीटी में अटेंड करेंगे। फॉर दोज अटेंडिंग सीबीटी का अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर में टेस्ट होगा उसकी बात किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी इसका चयन प्रक्रिया है, तो इसका चयन प्रक्रिया को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि इसमें चयन कैसे होगा। तो यहाँ चयन प्रक्रिया में आप समझेंगे कि जो भी कैंडिडेट जो होंगे वो केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। कोई भी आरआरबी का, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसे आरआरबी रांची, आरआरबी भोपाल, कहीं से भी। और मल्टीपल एप्लीकेशन अगर कोई डालेगा अलग अलग बोर्ड से तो उसको डी बार कर दिया जाएगा। इसका मतलब उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में इसका 4 हिस्सा है। पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में कंप्यूटर में। दूसरा है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी इसमें आपका फिजिकल होगा। तीसरा है आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और चौथा आपका मेडिकल होगा, जो ग्रुप डी है उसमें नॉर्मल होता है। तो ये 4 प्रोसेस में आपका जो 2 प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी आपका नहीं होने वाला है, लेकिन जो सबसे पहला पड़ा है वो आपका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप देखते हैं कि सीबीटी में आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप क्या करेंगे। तो जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका डिटेल देखते हैं हम लोग
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग फॉर्म भर देंगे जो 10वां पास है, जो कि उम्र सीमा को पालन करते हैं, उनका एग्जाम होगा आपका 90 मिनट का। एग्जाम ड्यूरेशन आपका मिनट में है 90, और जिसमें सवाल होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। तो 100 क्वेश्चन को आपके 90 मिनट में बनाना है, जो कि जो स्क्राइब के साथ यानी जो PWBD जो है, जितने लोग भी विकलांग हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है, अलग बात है। नॉर्मल पीपल के लिए 100 क्वेश्चन 90 मिनट, जिसमें आपका साइंस के क्वेश्चन होंगे आपके 25, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे आपके 25, और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे आपके 30, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यानी GA और CA, यानी कुल मिला के GK और जो करंट अफेयर है समसामयिकी, उन सभी टॉपिक से रहेंगे आपके 20 प्रश्न। तो इस प्रकार जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका साइंस में आपका 25 रहेगा, और साइंस में सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी खास बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका होता है, और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4, इसमें आप गलत किए, और इसमें भी गलत और इसमें भी गलत और इसका सही, तो समझिए आपको 1 नंबर पे नहीं मिलेगा। हर 3 गलत में एक सही वाला आपका चला जाएगा, हर 3 गलत में एक सही काउंट नहीं किया जाएगा, वही होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन का टाइप और सिलेबस इसका क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। और ये एग्जाम कंप्यूटर में आपका होगा। मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या रहेगा, तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, बोर्ड मास यानी सरलीकरण, डेसिमल दशमलव, फ्रैक्शन भिन्न, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि, अलजेब्रा बीजगणित, जियोमेट्री ज्यामिति, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स यानी सामान्य सांख्यिकी, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, एज कैलकुलेशन उम्र से संबंधित, कैलेंडर से सवाल, क्लॉक यानी घड़ी से सवाल, पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी से सवाल। तो ये रहा मैथमेटिक्स का सेक्शन। और मैथमेटिक्स से कितना सवाल आना है आप ऊपर देख चुके हैं। मैथमेटिक्स से आपका जो सवालों की संख्या होगी वो होगी 25। अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो रीजनिंग के जो टॉपिक होंगे वो एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, एनालॉजी के बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी सवाल, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजप्शन एटसेट्रा। तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रीजनिंग देखा जाए तो आसान नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं साइंस का। साइंस का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें खास तौर से लिखा है कि जो सिलेबस होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, 10th स्टैंडर्ड CBSE अर्थात आपका सीधा वार है आपका NCERT, 9th क्लास और 10वां क्लास, क्योंकि यहाँ 10th लेवल लिखा है और 10th जो स्टैंडर्ड है वो आपका 9 और 10 दोनों होता है। और उसके बाद GA और करेंट अफेयर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी जो भी दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट है उनसे GA में आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हुआ आपका सिलेबस का चर्चा। सिलेबस में आपको इतना चीज़ में आपको कमांड रखना पड़ेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, खास करके इसमें। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम अगर निकल जाता है, एग्ज़ाम निकलने के बाद आपका होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी जिसको बोलते हैं PET, यानी वही कहा जाए कि दौड़, जिसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष हैं, उनको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में, और 35 kg का वजन को 100 मीटर तक जाना है उठा के मात्र 2 मिनट में, केवल एक चांस में। और जो भी वजन उठाइएगा उसको आपको नीचे नहीं रखना है। फीमेल कैंडिडेट को 20 kg का वजन उठाना है 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में, एक चांस में। और रनिंग जो है 1000 मीटर का 5 मिनट 40 सेकेंड का है। तो फीमेल का रनिंग जो है वो 5 मिनट 40 सेकेंड, मेल का रनिंग जो है 4 मिनट 15 सेकेंड। मेल का वजन 35 kg, इनका वजन 20 kg। बाकी वही कहानी सबका सेम है।
अब उसके बाद होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें आपके जितने भी कागज, जैसे आप 10th लेवल का फॉर्म भरे हैं तो 10th का आपका सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, और अन्य भी जो भी आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट में आपका 10th ही आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको चेक किया जाता है और उतने ही लोग पास किए जाते हैं 1:1 में। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल टेस्ट में उतने ही लोग पास किए जाएंगे जितने लोग का सिलेक्शन होना रहेगा। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं, पीछे आपका एक चीज छूट गया है कि दौड़ में कितना लोग को सिलेक्ट किया जाएगा। दौड़ में कुल 3 गुना का सिलेक्ट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यहां पर लगभग आपका 32,000 सीट है, 32,400 कुछ है, इसे आप 32.5 मान लें। अगर 32,500 सीट है तो इसका 3 गुना अर्थात 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, यानी 97,500 के स्थान पर आपको आना है। अगर आपको 97,500 में आ जाते हैं उसके बाद आपको दौड़ाया जाएगा और उसके बाद दौड़ा के केवल 32,500 यानी 32,500 लगभग में यह बताया जा रहा है, इतने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और इतने लोगों का जॉब लगेगा अगर मेडिकल में और बाकी चीज में फिट होते हैं तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मौके जो है, सीट आपका 32,500 नहीं है बल्कि सीट आपका 97,500 लगभग है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर फॉर्म भरने का तरीका की बात किया जाए, हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपका जैसे आपका जो रेसेंट कलर का जो इमेज है, फोटो है, वो आपका 50 से 100 KB के अंदर आपका लगना है। उसके बाद सिग्नेचर आपका लगना है और बाकी और भी चीज़ें जो कागज हैं जैसे जाति जो है वो आपका लगता है। तो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में आपको एक बार और अपडेट किया जाएगा ताकि आपको पता चले। अब हम लोग देख लेते हैं आरआरबी वाइज थोड़ा सीट के बारे में कि कौन से रेलवे के जोन से कितनी सीटें दी गई हैं। तो यहाँ अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो अलग अलग जोन जो हैं रेलवे में कई प्रकार के अलग अलग आरआरबी में अलग अलग वैकेंसी है। तो वही हम लोग वैकेंसी की बात देखेंगे कि कौन सा आरआरबी में कितना वैकेंसी है। जैसे आपके यहाँ आरआरबी मुंबई जो कि वेस्टर्न रेलवे में आता है, इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 4672 पोस्ट इसमें है। तो 4672 पोस्ट, तो पोस्ट के आधार पर नहीं बल्कि अपने चॉइस के आधार पर ही आप भरेंगे। जैसे यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आरआरबी जयपुर में आपका 1433 पोस्ट है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे साउथ वेस्टर्न यानी हुबली यानी कर्नाटक में, तो वहाँ आपका सीट 503 है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग है जहाँ से आप भरना चाहें। जबलपुर आप देखें तो जबलपुर में 1614 सीट है, लेकिन कुल सीट आपका कितना है वो ध्यान में रखेंगे। कुल सीट आपका 32,000 कुछ है। यहाँ आप देखेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा का ईस्ट कोस्ट रेलवे का, तो वहाँ आपका टोटल सीट में 964 सीट है। और उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में बिलासपुर आप देखेंगे तो बिलासपुर में 1337 पोस्ट है। और उसके बाद न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे में आप देखेंगे तो यहाँ 4785 सीट है। और चेन्नई साउदर्न रेलवे में देखेंगे तो 2694 सीट है। और उसके बाद गोरखपुर से आप देखेंगे तो 1317 सीट है। और उसके बाद गुवाहाटी से 2048 सीट है, गुवाहाटी 2048। और फिर आरआरबी कोलकाता देखेंगे आप तो कोलकाता से 1817 सीट है। और मुंबई से आप देखेंगे तो 3244 सीट है। और फिर हाजीपुर बिहार 1251 सीट। और उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद से देखेंगे तो 2020 सीट। और फिर कोलकाता में जो साउथ ईस्टर्न वाला है उसमें आपका 1044 सीट। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जो जिसमें झारखंड आता है वो आपका ये है। बाकी और भी कहीं से भी फॉर्म भरा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साउथ सेंट्रल में आपका सिकंदराबाद 1642 सीट है। तो इस प्रकार से सीटों की संख्या प्रत्येक जोन में अलग अलग है। बाकी तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े हुए रह सकते हैं। इस चैनल में आपको प्रॉपर इसका तैयारी करवाया जाएगा। बाकी और भी चैनल से जुड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन इस चैनल से भी जरूर जुड़े। यहाँ आपको कुछ यूनिक चीज़ें मिलेंगी जैसे एनसीईआरटी से जुड़े हुए चीज़, और एनसीईआरटी से ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और एक चीज़ कि ग्रुप डी को कोई ग्रुप डी ना समझे, क्योंकि ग्रुप डी समझने वालों का ग्रुप डी जल्दी निकलता भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सीरियस ले। यह ग्रुप डी पहले के हिसाब से, अब ये ग्रुप डी नहीं है। अगर आप 8वां पे कमीशन का आधार पर इसका सैलरी का बात कीजिएगा तो अभी जो ग्रुप डी का जो शुरू में आपका सैलरी आता है वो लगभग आता है 30,000 शुरू में ही।
शुरू में 30,000 आता है। अभी वो लोग जिन लोग 2019 का वैकेंसी ज्वाइन किए हैं और अब चल रहा है 2025, इस वैकेंसी से ज्वाइनिंग करते जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। और 8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो 8वां पे कमीशन में आपका पहला जो वेतन आएगा वो आपका 50,000 से ज़्यादा ग्रुप डी का वेतन आने जा रहा है। ये अंदाजतन कहा जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये सही होने का चांस पूरा है, क्योंकि 8वां पे कमीशन में आपका वेतन बढ़ेगा। तो कम से कम वेतन को देखते हुए और बाकी रोजगार को देखते हुए आप लग सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुतों का किस्मत को बदलने वाला है, बहुत अच्छा चीज़ है, ताकि इसमें करियर ग्रोथ भी ठीक ठाक है। बाकी और भी डिटेल की कौन से पोस्ट में क्या काम होता है सारा जानकारी आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। तो फॉर्म वगैरह आप भरें और इसका तैयारी में लग जाएं। और अगर कोई सोचता है कि फॉर्म भरने के बाद अगर हम तैयारी में लगते हैं उसके बाद एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो वो इसकी भूल है। जिसका एग्ज़ाम निकालना रहता है वो पहले से इसके लिए तैयारी करता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।